subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में ओम्स लॉ एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन दे दिया मैं आपको। आज मैं ओम्स लॉ को पूरा अच्छे से बताऊंगा, पूरा डीपली कि क्या है ओम्स लॉ, स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने और बात क्या थी एक्चुअली इसके अंदर, और क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें इलेक्ट्रिसिटी में। उस ओम्स लॉ से रिलेटेड हमें किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे ओम्स लॉ के बारे में। हेडिंग डालते हैं हम लोग ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, राइट। ठीक है, उसके बाद इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। क्या है? इट स्टेट्स दैट the potential difference is directly proportional to the current flowing through it, कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ उन्होंने इस तरह से दिखाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कहा था क्या कि ये स्टेट करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा और इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। उसके बाद जनरली हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से हमने ओपन किया था, याद है आपको? प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो यहाँ पे क्या रखा हमने? R रखा था। फिर ये I तो ऐसे लिखा हुआ है, फिर उसको हमने सही फॉर्म में लिख लिया था V = IR। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि ये R क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या देता है? ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताता है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। किसी कंडक्टर में अगर I डिक्रीज करता है तो V भी डिक्रीज करेगा। ये है ओम्स लॉ का जनरली कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। उसके बाद इसका एक ग्राफ भी आता है। ओम्स लॉ ग्राफ का नेचर अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो नेचर क्या होता है ग्राफ का? ओम्स लॉ ग्राफ का नेचर होता है स्ट्रेट लाइन। ये हमारे VI का ग्राफ है और ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ओम्स लॉ का जनरली जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो यही है। ठीक है, रेजिस्टेंस है हमारा। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे। अच्छा, आपको एक रिलेशन मिल गया V = IR। ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग से बात करता हूँ। स्टार्टिंग से आपको टोटल वैसे ही ओम्स लॉ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी तक आपने जनरली कितने सारे रिलेशंस देख लिए? I = Q/T, एक रिलेशन आपने ये देख लिया, यानी कि एक फॉर्मूले की बात करूंगा मैं तो। ठीक है ना। दूसरा रिलेशन आपने देख लिया V = W/Q। आपने उसके बाद देख लिया V = IR। आप चाहो तो इन तीनों फॉर्मूले से बिल्कुल अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हो। Q का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा I × T, Q = I × T। इस Q की वैल्यू IT आप यहाँ रखोगे तो कुछ और, यानी कि आप कुल मिला के ये है बहुत सारे तीन फॉर्मूले मेन है, बहुत सारे फॉर्मूला आप इसे ड्राइव कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा किसमें? न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूमेरिकल का मैं, फिर मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस की कहानी इसके बाद में स्टार्ट करूंगा। पहले उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर क्या है? करंट इज फ्लोइंग ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर। एक 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में। कितना? 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर करंट थ्रू द कंडक्टर इन जनरली 1 सेकेंड। या आप ऐसे कह दो 5 एम्पियर नहीं, आप 20 एम्पियर लो। 20 एम्पियर का कंडक्टर इन 5 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से लो। तो क्या करना है भाई? 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल या फिर नेट चार्ज, यानी टोटल चार्ज आपको क्या करना है? यहाँ से फाइंड करना है। टोटल चार्ज का मतलब ये है कि आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है? Q फाइंड करना है, राइट। आप देखो तीनों फॉर्मूले में। अच्छा, मुझे मान लो चलो कि मुझे जनरली ये फॉर्मूला जनरली हमें इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें नहीं पता है। आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, 3 बातें बताऊंगा उसको। ठीक है ना। 3 बातों को ध्यान से रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा।
सबसे पहले यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि डेटा कलेक्शन करना है। पहली बात क्या आपका डेटा कलेक्शन, ठीक है। दूसरा रूल आपको ध्यान में रखना है कि डेटा कलेक्शन के बाद, ठीक है, फॉर्मूला, यानी जो डेटा आपका आएगा उस डेटा के अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसमें ये फॉर्मूला लगना चाहिए। तो डेटा कलेक्शन के बाद फॉर्मूला सिलेक्शन, और फॉर्मूला जब सिलेक्ट हो गया फिर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का पार्ट आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या करेंगे, 20 एम्पियर। एम्पियर क्या दे रखा है ये, यानी ये करंट की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, एम्पियर है ना, तो आई की वैल्यू, आई इक्वल्स टू कितना है, 20 एम्पियर, राइट। हो गया, यानी कि पहले डेटा में मिल गया। करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 5 सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, यानी कि टाइम भी दे रखा है हमारे पास, 5 सेकंड दे रखा है, ठीक है। उसका कह रहा है फाइंड द टोटल ये नेट चार्ज। अच्छा, फाइंड क्या करना है, नेट चार्ज। आप खुद देखो आपके पास डेटा क्या है, आई है, टी है, क्यू है। इस आई, टी और क्यू के हिसाब से आपका कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, बताओ जरा। आप खुद यदि डेटा कलेक्ट करते ही आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला है जो इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, Q इधर ही रहने दो, इक्वल्स टू I इंटू टी का मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू टी, यानी कि Q पता करना है आपको। तो I कितना है हमारा 20 एम्पियर, एंड एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इंटू टी कितना, टाइम कितना, 5, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कितना हो जाएगा, 100 कूलम, यानी कि Q कितना निकल के आ गया, 100 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। यानी कि ये 100 कूलम क्या निकल गया, हमारा चार्ज निकल के आ गया। तो ये था हमारा, इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। न्यूमेरिकल कहता हूं बिल्कुल समझ लो आप बादशाह बन जाना आपको न्यूमेरिकल का, बिकॉज आपके पास 3 रूल पता है, क्या है, डेटा कलेक्शन, फॉर्मूला सिलेक्शन और फिर कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, तो उसको मैं इरेज करता हूँ। इस तरह से मैं न्यूमेरिकल्स बीच बीच में कराता रहूंगा आपको, ठीक है। ओम्स लॉ के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, वो कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको चलो कुछ कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्लास हमारा क्वेश्चन ही चलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ट्रेंड बना दूंगा मैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, बिल्कुल ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। बच्चे बहुत परेशान होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के, खास करके पता है, ठीक है। एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है, समझ में आएगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर। आर क्या था यहाँ पर, रेसिस्टेंस था। आर क्या था, रेसिस्टेंस था। अब ये रेसिस्टेंस वर्ड कहाँ है, कहाँ से आया है, कैसे डिफाइन हुआ है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। रेसिस्टेंस का मतलब इंग्लिश में होता है रुकावट, ठीक है, बाधा, ठीक है। लेकिन तार में, वायर में कौन सी रेसिस्टेंस होती है, भाई सिंपल बात है। अगर कोई वायर है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तो इसका जो सरफेस है, वायर का सरफेस, वो क्या करता है कि अपोजिट एक फोर्स लगाता है, ठीक है, इनको रोकने की कोशिश करता है। उस इलेक्ट्रॉन्स को रुकता नहीं है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाता है। जिसमें जितना ज्यादा रोकने की ताकत होगी, जिसमें जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगी, उसमें करंट उतना ही धीरे से फ्लो करेगा। समझ आ रही बात, क्लियर चीज, ओके। तो इसका मतलब ये है कि सर फिर तो लकड़ी जो इंसुलेटर्स होते हैं, रबर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता होगा। एग्जैक्टली, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है उसका रेजिस्टेंस कि आप उसके अंदर करंट उसके अंदर फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई वो इंसुलेटर कहलाता है। अब कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर जब रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है ताकि करंट आराम से फ्लो कर सके, तो इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो करेगा। लेकिन करंट जब फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एक रुकावट आती है। तो हर वायर की रुकावट अलग अलग होती है। कॉपर वायर अच्छा करंट फ्लो करता है उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, कम है। लेकिन अगर वही एल्युमिनियम की वायर है, कोई आयरन की वायर है, उसके अंदर करंट आसानी से फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो रेजिस्टेंस जनरली क्या है, इसके अंदर की प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी कंडक्टर की क्या है, इसके अंदर की खासियत है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है, राइट। करंट के फ्लो होने से क्या करता है, वो अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। तो उसी को हम डेफिनेशन बना लेंगे, क्या, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी of any conductor, to the property of any conductor by which it oppose the flow of current, by which it oppose the flow of current। डेफिनेशन बन गई हमारी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है। अब किसमें कितने रेजिस्टेंस है, इसको मेजर भी करना होता है हमें जनरली। तो रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, यानी उसके लिए यूनिट क्या बनाया गया, ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, सबका मैंने ऐसा यूनिट बताया आपको। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। इसको कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं इसको, राइट। ये रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है, इस तरह से इसको दिखाते हैं, राइट। उसके बाद जनरली इसको मेजर करने का डिवाइस का नाम क्या है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल
5 ओम की रेजिस्टेंस, मान लो कि ये वायर है, वायर के अंदर 5 ओम की रेजिस्टेंस अभी है, ठीक है, ऑलरेडी ओम रेजिस्टर की यूनिट है, 5 ओम की रेजिस्टेंस इसके अंदर है। मुझे चाहिए इसमें नहीं यार, मैं इसमें 5 ओम का और लगाना चाह रहा हूँ रेजिस्टेंस, तो क्या करूंगा, मार्केट से जाके रेजिस्टर, एक डिवाइस है, रेजिस्टर इसमें जाके फिट कर देंगे। जब रेजिस्टर फिट करेंगे इस वायर के अंदर तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। मतलब रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टर इज द डिवाइस, रेजिस्टर इज डिवाइस, रेजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा भी रेजिस्टर आता है मार्केट में, वो आप जब लाओगे ना तो आप उसमें वेरी कर सकते हो रेजिस्टेंस को, मतलब आप चाहो जितना भी रेजिस्टेंस फिक्स करना किसी वायर में फिक्स करके छोड़ दो, यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है। कुछ तो आते फिक्स वाले, ये 5 ओम का लाए हो तो 5 ही ओम का है, लेकिन कुछ ऐसे भी रेजिस्टर्स आते हैं मार्केट में जो फिक्स नहीं होते, वो जो वेरी आराम से कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन, ठीक है। तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है उसका नाम क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम होता है, जो मार्केट में मिलता है उस वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम क्या है, रियोस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। रियोस्टेट नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। जनरली ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस की कहानी है कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर की प्रॉपर्टी है ये, जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, ये क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि चलो ठीक है भाई, रेजिस्टेंस की असाइनमेंट भी होगी, रेजिस्टेंस का जनरली मेजर किस में करते हैं, रेजिस्टर डिवाइस है, रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किन किन बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जनरली आप देख लो, रेजिस्टेंस जनरली 4 बातों पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के, यानी कोई कंडक्टर है उसके अंदर की रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट थिंग, पहली बात क्या है, रेजिस्टेंस जनरली इस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करेगी। अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इसके थिकनेस पे भी डिपेंड करती है, थिकनेस, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं, इस थिकनेस पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, तो इसीलिए इसको क्या लगता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थिकनेस आल्सो, बट कैसे, थिकनेस जब बढ़ाओगे, यानी कि जब तक कोई तार मोटी होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, यानी थिकनेस को बढ़ाने पर, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने पर उसकी जो जनरल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट, ठीक है। लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ी, लेकिन थिकनेस बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घटी। क्लियर चीज, ओके। तीसरी बात क्या है, इस वायर की, इस कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटता चला जाता है। मतलब तीसरी बात क्या होगी, टेम्परेचर होगी, ठीक है। और चौथी बात, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है कि कोई भी वायर किस चीज की बनी हुई है। अगर वो वायर कॉपर की बनी हुई है तो उसके अंदर क्या है, करंट आसानी से फ्लो करेगा, यानी उसकी अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। कोई आयरन का वायर है, लोहे का वायर है, या फिर कोई एल्युमिनियम का वायर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर करंट आसानी से फ्लो नहीं करता, इसलिए हम कॉपर वायर को अच्छा वायर कहते हैं कि नहीं बेस्ट है ये, ठीक है। तो जनरली वो मटेरियल पे भी डिपेंड किया ना रेजिस्टेंस के, मटेरियल अगर जनरली कॉपर का है तो जनरली रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, और मटेरियल एल्युमिनियम का है या आयरन का, रेजिस्टेंस क्या होगा उसके अंदर ज्यादा होगा, तो करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगी। यानी रेजिस्टेंस और करंट आपस में बिल्कुल दुश्मन है, यानी कि अगर वो इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है चीज, ओके। ये 4 बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं 4 फैक्टर लिखूंगा, फिर आपका ये क्लास फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं एक और, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो जनरली। अब देखो, जनरली हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, 4 फैक्टर आए को समझ में आया होगा आपको, 4 फैक्टर्स, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं एक और, ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं, 5 एम्पियर current is flowing in a conductor 5 एम्पियर करंट क्या है, फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना जरा प्लीज। एंड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस is 2.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2.5 वोल्ट का है। देन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। चलो वही बात, तरीका अपनाना है हमें, क्या, कौन सा तरीका, डेटा कलेक्शन पहले, फिर मैं बोल रहा हूँ डेटा कलेक्शन,
फिर फॉर्मूला सिलेक्शन और फिर सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करो। क्या है 5 एम्पियर, क्या करंट है, यानी I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, राइट। I हो गया हमारा। उसके बाद क्या गिवन आगे, फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट, वोल्ट से पकड़ लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस है और उसको V से इंडिकेट करते हैं। V कितना है 2.5 वोल्ट, इसको भी V से ही इंडिकेट करते हैं हम लोग वोल्ट को। ठीक है, 2.5 वोल्ट। ठीक है, आगे और क्या है, देन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को किसे इंडिकेट करते हैं, R से इंडिकेट करते हैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है इसके अंदर पता करना है। देखिए आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया, आप चेक कर लो I V R ये तीनों कौन से फॉर्मूले में आता है, V इक्वल्स टू I R, V इक्वल्स टू I R में आता है। फौरन यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे V इक्वल्स टू I R। ठीक है, V कितना है हमारा 2.5 इक्वल्स टू I कितना है हमारा 5 एम्पियर इंटू R कितना है R ऐसी रहेगा। ठीक है, R ऐसी रहेगा। ठीक है, क्या चला जाएगा, V कितना है 2.5 अपॉन में क्या है 5। ठीक है, ये क्या है 5, नीचे आ गया 5, 5 से 25, यानी कि R की वैल्यू आ गई 0.5। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम होती है। 0.5 ओम ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाए तो आप आसानी से इसी तरह से जो सेम रूल्स मैंने बताए आपको वो आप ध्यान में रखना। डेटा कलेक्ट करो पहले, सबसे क्वेश्चन पहले ऊपर अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर डेटा कलेक्ट करो। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको फौरन बता देगा ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप फौरन फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला लिखना। अच्छा, फॉर्मूला आपको रटना बिल्कुल नहीं है, जितने फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे आप इतनी बार यूज करवाऊंगा, मैं आपको इतनी बार यूज करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी वीडियोस मेरे इस चैप्टर से देखो ना, आप बार बार बहुत गौर से देखना, क्योंकि मैं फॉर्मूले याद करवाता हूँ बीच बीच में। ठीक है ना, ताकि आपको बार बार रिकॉल ऐसे इस तरह से भी रिकॉल करवाऊंगा आपको कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल याद कर लोगे उसको हैंड टू हैंड। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है इस तरह से जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस की। फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, हेडिंग क्या डालना है मैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर क्या है हमारा, फर्स्ट फैक्टर, देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर इस पे कैसे डिपेंड करता है भाई, इस पे ऐसे डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, यानी कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस उस वायर का इंक्रीज करेगा। दूसरा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको आप थिकनेस भी बोल सकते हो, थिकनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो R है वो A, यानी इसको एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इसको ऐसे लिखते हैं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो 1/E बनेगा। इनवर्सली का मतलब समझाया था मैंने आपको कि ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, मोटाई बढ़ाओगे किसी वायर की तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारा गली में मोटी मोटी वायर लगी होती है क्योंकि उसके अंदर करंट जो आसानी से फ्लो कर सके। ठीक है, तीसरा हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और चौथा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल जनरली इससे इंडिकेट करता है, ये क्या पता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, इसका नाम है रो, क्या है, इसको रो बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी, राइट। इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके रेसिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लो। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, अब आप इन तीनों का यूज करके मतलब इन तीनों चारों फैक्टर का यूज करके आप देखो, मैं अगर चाहूं तो इसको और इसको, इन दोनों चीजों को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखना जरा प्लीज, इस तरह से लिख सकता हूं, L ऊपर में है और A कहां नीचे में है, इस तरह से कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, राइट। ठीक है, ओके, मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो इक्वल। ठीक है, और इक्वल लगाते ही नेचर ऑफ मटेरियल ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, यानी कि यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो कौन आएगा, रो आएगा। कौन आएगा, रो, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, और एल ए तो ऑलरेडी था ही पहले से, L अपॉन A तो पहले से था ही। ठीक है, रो L अपॉन, ये फॉर्मूला हमारा बन गया नया फॉर्मूला, रो L अपॉन में A, रेजिस्टेंस का न्यू फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। क्यों, हमने रटवाया नहीं, आपको समझाया कि फॉर्मूला कहां से आया, राइट। तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, किस टर्म में, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल के टर्म में आया। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस
क्लियर चीज। तो ये था हमारा जनरली फॉर्मूला। इस यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको लेंथ गिवन होगा 1 मीटर की लेंथ है या 2 मीटर की लेंथ है वायर की, क्रॉस सेक्शन एरिया थिकनेस इतनी है वायर की, है ना, रो रेसिस्टिविटी इतनी है, तो बताइए आप कि रेसिस्टेंस कितना होगा। इस तरह से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कुछ भी फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हो। दिस वाज द फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस। और आप इस तरह से 4 फैक्टर्स हैं इसके, आप ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि थिकनेस, और टेम्परेचर, और है नेचर ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियोस को, तीनों वीडियो हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट है। मैं पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पार्ट वाइज में क्या होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको चीजों को, अच्छे से समझा पाऊंगा मैं चीजों को, मैं थोड़ा डीप जाके समझाता हूँ मैं पॉइंट्स को, ताकि आपको आज तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी 10th क्लास में। अगर आप 10th क्लास के आगे भी पढ़ते हो ना, फिजिक्स पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हो, तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको ना तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होने वाला, ना तो फॉर्मूले में, ना तो कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाला। राइट, दैट इज वाई आप ध्यान से देखो, पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखो। अगर कोई डाउट भी आता है बीच में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो आप उसको बैक करके देखो, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कि सर इसमें कैसे हुआ, मैं आपको उसके ऊपर अगेन वीडियो बना के दिखाऊंगा, या अगेन उस पर मैं डाउट किसी तरह से क्लियर करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने दोस्तों जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब होते हुए नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो मेरा चैनल को, ताकि वो भी पढ़े आपके साथ साथ, उनका भी कुछ भला हो जाए। दूसरों का भला करोगे तो आपका भला होगा। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, खुद भी मेहनत से पढ़ो, और कंटिन्यू में शाम तक मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है, 6-7 बजे तक अपलोड हो जाता है। कभी हो सकता है 1 घंटे लेट भी हो जाए, बट डोंट वरी, डेली मेरा वीडियो शाम तक अपलोड जाता है। और 10th क्लास में चैप्टर इस तरह से मैं खत्म करता हुआ चला जाऊंगा और आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा, आपके साथ हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप, अभी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू।